सोलर बिजनेस ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हम आगे बढ़ाते हैं एक नई जानकारी के साथ में। जैसा कि हमने ये तय किया कि हम अब समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं शब्द समाधान। लेकिन शब्द समाधान एक वो चीज है, वो कुंजी है जो हमें अपने सौर ग्रह के सामने जाते समय पूरा तैयार होकर जाना है और वहां पे कैसे प्रेजेंट होना है, इसकी जानकारी हमारा शब्द समाधान देता है। लेकिन इससे पहले एक दो और जानकारी है जिसको भी हम जानना चाहेंगे, ताकि हमें जब हम हमारे सौर ग्रह के पास में पहुंचे तो सोलर की जो गहराई से जानकारी होनी चाहिए एज ए बिजनेस डेवलपमेंट टीम का हिस्सा होने के नाते वो पूरी हो। तो अब हमारे कौन सी जानकारी रह गई ऐसी जो जानकारी हमें नहीं है? ऐसा नहीं है सब कुछ जानकारी आ गई, लेकिन अब थोड़ा सा हम आज इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि वहां पे हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज ऐसे होती है, इंस्टॉलेशन में ये चीज ऐसे होती है, ये प्रोसेस होता है, कौन सी चीज कैसे इंस्टॉल होती है। मुख्य रूप से जितनी अपन वर्चुअल जान सकते हैं उसकी थ्योरी आज कंप्लीट करेंगे। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमें मार्केट में जाकर के लोगों को कनेक्शन लगाने के लिए राजी करना, और उसके बाद में कनेक्शन जब लग रहा है तब हमारी इंस्टॉलेशन टीम के साथ में जाकर के प्रैक्टिकली उसको अनुभव करना, जो आज हम सीख रहे हैं। हो सकता है इंस्टॉलेशन की जानकारी जो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रही होगी या मिलेगी उतनी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके लिए काफी हद तक प्रयास करेंगे कि हम कुछ आपको जानकारी दे सकें। तो आगे चलते हैं हम और समझते हैं कि हमारे जितने सोलर सिस्टम है उन सोलर सिस्टम में कौन से सोलर सिस्टम में कौन सी इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर जरूरत पड़ती है हमें। इसके लिए हम जानेंगे सबसे पहले इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर एंड इंस्टॉलेशन के लिए आता है सोलर होम लाइट सिस्टम। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन की जानकारी देने की क्या जरूरत? बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सोलर के अंदर सोलर इंडस्ट्री में हर एक सोलर सिस्टम की जानकारी रखना चाहते हैं, रखने के लिए हम प्रतिबद्ध होना चाहते हैं। और डिस्कवरी ऑफ सक्सेस भी ये चाहता है कि हमारा कोई भी सोलर एडवाइजर पूरी जानकारी उसके पास में हो, चाहे वो होम लाइट सिस्टम हो, चाहे वो वाटर पंपिंग सिस्टम हो, वाटर हीटर हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे रूफटॉप हो, चाहे टीन शेड पे हो, चाहे ग्राउंड माउंटिंग। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो है सोलर के सिस्टम, यानी कि सोलर के बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किन किन सोलर सिस्टम की हमें जानकारी होनी चाहिए। मुख्य रूप से कितने सोलर सिस्टम है जो लगते हैं जिनके स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो समझते हैं हम, इसको भी आप जरूर लिख लीजिए। सबसे पहले हमारा आता है होम लाइट, होम लाइटिंग सोलर सिस्टम। यहाँ पे सोलर सिस्टम ही है सारे, ये ध्यान रखना, सारे हमारे सोलर सिस्टम ही है। स्ट्रक्चर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम हम समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा कौन सा आता है। दूसरा हमारा स्ट्रीट लाइटिंग। मोटी मोटी जानकारी हमें होनी चाहिए कि स्ट्रीट लाइटिंग सोलर सिस्टम में कैसे इंस्टॉलेशन होता है और इसके कौन कौन से मुख्य रूप से पार्ट है जो होते हैं। ये जानकारी हमें इसलिए होना जरूरी है कि हम जब कभी भी हमारे सौर ग्राही के साथ में मीटिंग करेंगे तब उनको हम समझाएंगे, तब कोई ऐसा पार्ट, राप्टर, पर्लिन, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, सीरीज, ये कैसे होती है उनको हम कैसे समझा पाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा हमारा सोलर सिस्टम है जो जिसके स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन होते हैं वो होता है वाटर हीटर। मैंने वाटर हीटर के टाइम आपको समझाया था कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो ऐसा नहीं है कि उससे कुछ अलग है, लेकिन एक बार हम रिफर्बिश हो जाते हैं उसके बाद में हमारा वाटर पंपिंग सोलर सिस्टम। और पांचवा 6 नंबर पे आएगा हमारा रूफटॉप। अब ये रूफटॉप क्यों है? रूफटॉप के अंदर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सारे सिस्टम आ जाएंगे। रूफटॉप में जो छत के ऊपर लगता है, जैसे आरसीसी या अदर कोई भी छत है उसके ऊपर लगने वाला सिस्टम जो रूफ पे लगता है, छत पे लगता है, उसको हम रूफटॉप कहते हैं। उसके बाद में हमारा आ जाता है ग्राउंड
माउंटिंग सिस्टम। भले ही हम 10 किलोवाट का लगा रहे हैं या मेगावाट का लगा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे लगता है, धरती पे लगता है, उसकी क्या प्रोसेसिंग रहती है, कैसे लगता है, उसके बारे में भी आज जानेंगे। और अदर में एक आता है अपना टीन शेड, कि टीन शेड पे अगर लगना है तो वो कैसे लगेगा, इसके बारे में आज हम पूरे प्रयास करेंगे। तो आपको ये चीजें आज समझने को, सीखने को मिलेगी, जो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे होम लाइट सिस्टम से। होम लाइट सिस्टम में जैसा कि आप लोगों ने, काफी लोगों ने परचेज भी करवाया लोगों को, और हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने परचेज करके ही बैठे हैं। मुख्य रूप से जैसे अपन अपने पावर, ये अपना मल्टी मैग्जिमा की बात कर लें, तो मल्टी मैग्जिमा कुछ इस तरह से आता है। अब इसके अंदर एक पैनल है, दो ट्यूबलाइट है, एक पंखा है और वायर है। इन सब के वायर जहां जहां पे स्विच दिए हुए हैं इसके डीसी आउटपुट के, ये डीसी टू डीसी है, होम लाइट सिस्टम हमेशा डीसी टू डीसी चलता है। तो ये डीसी के जहां जहां पे आउटपुट दिए वहां पे इनके वायर डालने होते हैं, ट्यूबलाइट के भी ऐसे ही वायर डालने होते हैं। और साथ में पैनल, पैनल इसके साथ में जो स्ट्रक्चर दिया जाता है या स्ट्रक्चर बनवाते हैं हम, तो उसके हिसाब से साउथ फेसिंग पैनल के बारे में एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, आगे हम जब भी समझेंगे। ये 13 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री तक टिल्ट होती है। टिल्ट का मतलब कि पैनल ये इस एंगल में कैसे लगती है, जैसे हाफ कट की बात करते हैं अपन या इसकी बात कर लेते हैं, तो ये पैनल कैसे लगती है, ये ऐसे लगती है टिल्ट होकर के। ये हमारा स्ट्रक्चर के लेग और वो पर्लिन वगैरह लगती थी। ये टिल्ट कितनी होनी चाहिए, 13 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री तक, चाहे वो होम लाइट सिस्टम की पैनल है, चाहे वाटर पंपिंग की पैनल है, चाहे वो और कोई सिस्टम रूफटॉप की पैनल है। लेकिन उस पैनल के लिए उसका टिल्ट होना कितना, 13 से 28। अब आप कहेंगे या सोचेंगे 13 से 28 में हम क्या सोचते हैं, ये इंडिया के लिए है, इनकी भारत के लिए ये एक स्टैंडर्ड है। भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग डिग्री रहनी होती है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डिग्री होनी चाहिए। जो मध्य भारत हमारा है, राजस्थान, यूपी का कुछ पार्ट या यूपी लगभग पूरा, महाराष्ट्र और एमपी, गुजरात का कुछ पार्ट, ये यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड देखा कि 18 से 22 डिग्री तक होता है, 23 डिग्री, ये 18 से 23 डिग्री तक हम रखते हैं, इसका रखना सुटेबल होता है। और ये जानकारी हमें, जब हम आजकल बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें हम अगर हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालेंगे, हम आपसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्यों मंगवाते हैं, इसके पीछे 2-4 कारण है, जिसमें प्रमुख कारण ये भी है कि जहां जिस लोकेशन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालेंगे, तो आगे हम इस तरह से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरा का पूरा उस एरिया में कितने डिग्री हमें पैनल रखना, ये भी तय हो जाता है। आने वाले 4-6 महीने के बाद में आप लोगों ने जो सहयोग आज तक दिया है, उसमें और सहयोग बढ़ा करके देने की गुंजाइश है, सहयोग बढ़ा कर देंगे। तो आने वाले सॉरी कुछ समय के बाद में हम हर एक प्लांट का पूरा 3D बना करके उसकी टिल्ट क्या डिग्री रहेगा, स्ट्रक्चर में क्या लैग रहेगा, कितना राफ्टर रहेगा, कितनी पर्लिन रहेगी, सारी जानकारी हम आपको पीडीएफ बना करके कस्टमर को और आपको साथ में भेजने वाले हैं, और उसी के अनुरूप लगने वाला है। तो हम धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसमें 18 से 23 में से अब हम अगर बात कर लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड है 13 से 28 के बीच का निकाला गया है, कई जगह पे हो सकता है कि 13 डिग्री पे ही लगता है। अब बात करते हैं कि हम अभी जो कर रहे हैं, सनसिटी सोलर जो अभी कर रहा है वो 21 डिग्री पे कर रहा है, 20 से 21 डिग्री। प्रयास तो ये करते हैं हम इस डिग्री पे हमारा इंस्टॉलेशन हो जाए, ताकि इससे आउटपुट जनरेशन में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आधा घंटा भी सूर्य की किरणें डिग्री के कारण हैम्पर हो गई, यानी कि उसमें डिस्टर्ब हो गई, तो जनरेशन में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। अब आप सोचो, किसी के 100 किलोवाट का सिस्टम लगा है, किसी के 50 किलोवाट का सिस्टम लगा है, उसके लिए अगर आधा घंटा कितना वैल्यूबल होगा। अब जब डिग्री सही नहीं है, तो आधा घंटा सुबह तो आधा घंटा शाम को भी होगा ही, इसलिए हमें डिग्री को सही लेना होता है। तो ये आपने समझा होगा कि कितनी डिग्री हमें लेनी चाहिए हर एक पैनल में, क्योंकि पैनल की बात आने शुरू हो गई और आगे हर बार पैनल की बात आएगी। तो इसके लिए हमें पहले ये समझ लेना है कि इस तरह से रखना है। अब हम बात करते हैं ये पैनल, ये स्ट्रक्चर के साथ में जो पैनल आती है, इस तरह से पैनल के बाद में होम लाइट सिस्टम में एक वायर ही निकलता, प्लस माइनस होकर के उसके अंदर ही रहते हैं ज्यादातर, किसी में प्लस माइनस अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा अंदर रहते हैं। और उसके
डीसी जो सिस्टम होता है उसके पीछे ये एक पॉइंट दे रखा है, उसके अंदर कनेक्शन हो जाता है इसका, और इस तरह से ये कनेक्शन होकर के आगे फिर दूसरे डिवाइस लग करके होम लाइट सिस्टम का इस तरह से कुछ बनता है। अब हम बात करते हैं बिना पंखे वाले होम लाइट सिस्टम चलते हैं या छोटे पंखे वाले, तो उसके अंदर आप देखोगे कि ये चार्ज कंट्रोलर है, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ना, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर इस पैनल से, पैनल को हम 20 डिग्री या 22 डिग्री, आज हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि हम 21 डिग्री पे कर रहे हैं, 21 डिग्री पे हम कर रहे हैं, लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है डिग्री, लेकिन अभी हम 21 डिग्री को मान के कर रहे हैं। तो 21 डिग्री के ऊपर ये स्ट्रक्चर पे लग गई, लगने के बाद में इसमें से दो वायर निकले प्लस माइनस के, सीधे वायर चले गए हमारे इसमें चार्ज कंट्रोलर में, यहां से दो वायर निकले डीसी के जो बैटरी में चले गए, और एक आउटपुट का डीसी का निकला जो आगे इक्विपमेंट चलाने के लिए काम में आ गए। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन चलता है होम लाइट का। आगे चलते हैं, होम लाइट के बाद में दूसरा कौन सा सोलर सिस्टम आने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा स्ट्रीट लाइट। आपने, बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रीट लाइट को सनसिटी सोलर के माध्यम से भी इंस्टॉल करवाया है, हर जगह पे करवाया है। यहां पर स्ट्रीट लाइट के अंदर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले एक बेस प्लेट लगती है नीचे, बेस प्लेट के ऊपर पोल लगता है, ये बेस प्लेट हो गई, जैसे आपको यहां भी दिख रही है। बेस प्लेट के ऊपर एक पोल लगता है, और इस पोल की लंबाई 6 मीटर तक होती है, स्टैंडर्ड लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। जरूरत पड़ने पे इसकी लंबाई कम ज्यादा भी की जा सकती है, इसको पोल कहते हैं। इस पोल के ऊपर ये पैनल लगती है, और इस पैनल की डिग्री के हिसाब से और साउथ फेसिंग लगती है। आपने देखा होगा कई ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट आती है, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाई भारत में। उसके पीछे रीजन है कि फिक्स रहती है उसकी पैनल भी ऊपर और नीचे लाइट, तो जिससे हमें साउथ की तरफ रखना या डिग्री में रखना संभव नहीं हो पा रहा था, तो वो लाइट कम इफेक्टिव हो रही है। जहां पे डिग्री मिल रही है की दिशा सही मिल रही है वहां पे तो ठीक है, तो इसलिए इसको पैनल को अलग और इसको लाइट को अलग किया गया। अब पे ये पैनल लगाएगी, पैनल का एक ना स्ट्रक्चर होता है खुद का, उस स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल माउंट हो जाती है। ये बाद में पैनल से कनेक्शन निकलता है, एक आरम होती है, आरम जिसको हम आरम कहते हैं। इस आरम के साथ में हमारी स्ट्रीट लाइट लग जाती है, और स्ट्रीट लाइट के अंदर ही बैटरी होती है, स्ट्रीट लाइट के अंदर ही बैटरी होती है, तो इसको कहते हैं हम आर्म। क्या कहते हैं? आर्म। हमारी भुजा की तरह ये एक भुजा होती है, कौनी होती है, कौनी नुमा। इस आर्म के साथ में हॉल होता है, आर्म लाइट जो वायरिंग होता है जो अंदर फिट करके नट कस देता हूं उसमें। नट कसने के बाद में मजबूती से ये यहाँ हो जाते हैं, इसके अंदर ही बैठ, और के बाद में ये ऑटो ऑन ऑफ होने का भी इसमें सेंसर लगा हुआ होता है, जिसके कारण सूर्य अस्त ऑन हो जाती है, सूर्य उदय होते ही ऑफ हो जाती है। तो ये हमने स्ट्रीट लाइट समझ ली। पोल, पोल की मोटाई 2 इंची 3 इंची अपने हिसाब से ले सकते हैं, स्टैंडर्ड जो है वो 2 इंची से 3 इंची का चलता है, और अपने हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। 1 मिनट सर, थोड़ा फास्टनर लगा करके वहीं पे मजबूत किया जा सकता है। तो तरीके इसके होते हैं। तो जहां पे बेस प्लेट से फाउंडेशन पूरा बन गया, सरफेस हो गया उसका, और उसके ऊपर ही हम उसको माउंट कर सकते हैं, या पाइप को पूरा उसके अंदर खड्डे के अंदर सीमेंट में डाल करके मजबूत करके भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके, वहां भी बेस प्लेट तो साथ में ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि खाली पाइप निकलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए नीचे बेस प्लेट अगर होगी तो निकलने के चांसेस कम रहेंगे, और वो मजबूती और ज्यादा अच्छी होती है। वो जगह के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। अब हम आगे समझते हैं, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसमें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी एक चीज समझनी है हमें कि यहाँ पे इसके अंदर से, जो पैनल के अंदर से निकलने वाला भी डीसी वायर ही निकलता है, और आगे भी डीसी वायर ही चलता है। इसके अंदर एसी वायर का यूज न के बराबर होता है। अगला स्ट्रक्चर, सोलर वाटर हीटर। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसा कि मैंने आपको उस दिन समझाया था, इसके अंदर एक टैंक आता है, एक हमारा टैंक होता है इसमें, और टैंक इंसुलिन इंसुलिन से कोटेड होता है, और साथ में इवेक्यूटेड ट्यूब जो होती है जिसके अंदर गैप रहता है, और उसके अंदर
बिजली सूर्य की किरणों को अवशोषित करके एक भाप बनती है और उससे पानी गर्म होता है। ये जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसके अंदर ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आता है। ये जो हमारा ये टैंक है, इस टैंक के अंदर इस तरह से टैंक होता है। टैंक के नीचे एक यहाँ स्टैंड लग जाता है, ये लेग लग गए, और उसके बाद में यहाँ ट्यूब्स आती है जो ट्यूब्स टैंक से कनेक्ट होती है। ट्यूब के बाद में ये ट्यूब का जहां पे एक खत्म होता है वहां पर भी स्ट्रक्चर लगता है। इसका टिल्ट रहना फिक्स होता है। ये लगभग लगभग 13 डिग्री 15 डिग्री के ऊपर फिक्स हो जाता है, और उस फिक्स को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से, लेकिन मुख्य रूप से स्टैंडर्ड इसका फिक्स स्ट्रक्चर आता है। इस स्ट्रक्चर के नीचे नट लग करके ये छत के ऊपर फास्टनर लग करके टाइट हो जाता है, और साथ में उसके बाद में ट्यूब इसके अंदर फिट हो जाती है। ट्यूबों को नीचे वाले स्ट्रक्चर का हिस्सा और ऊपर जो टैंक है, टैंक के अंदर ट्यूब डलती है और ट्यूब फिक्स हो जाती है, उसको मजबूत कर लिया जाता है। उसके बाद में स्टोरेज टैंक हो गया और इनपुट और आउटपुट दे दिया जाता है। अब यहाँ पे कोल्ड वाटर इनलेट दिया जाता है और सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर दिया जाता है। सोलर कलेक्टर, यहाँ पे ये सोलर कलेक्टर और इंसुलेटेड टैंक, आपको सारी चीजें दिख रही। हॉट वाटर के लिए आउटपुट दिया जाता है, इनपुट कोल्ड वाटर के लिए, आउटपुट हॉट वाटर के लिए ऊपर की तरफ दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर के साथ में, इस वाटर हीटर के साथ में एक इलेक्ट्रिक रॉड भी लगती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, लेकिन कई सारे लोग लगाते हैं। तो रॉड लगाने के लिए इसके टैंक के साथ में ही एक सिस्टम दिया जाता है, जिसके अंदर रॉड लग जाती है। जब सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं हो तो उस रॉड के द्वारा भी पानी को गर्म किया जा सकता है। वो रॉड सेम हमारे घर में लगने वाले इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की तरह ही होता है। तो ये इस तरह से सोलर वाटर हीटर लगता है। मोटा मोटी रूप से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, बाकी प्रैक्टिकल अगर करना है तो एक सेल करनी पड़ेगी। सेल करने के बाद में आपको उसके साथ में जाना पड़ेगा, और जाकर के इंस्टॉलेशन टीम के साथ में देख करके आपको और अच्छा समझना पड़ेगा। इसलिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते कि सर आपने पूरा नहीं समझाया। मैं तो सिर्फ एक आपको जानकारी मोटा मोटी दे रहा हूं कि ये स्टैंड होता है, इनको ट्यूब कहते हैं, और ट्यूब है वो नीचे स्टैंड के अंदर एक बॉल रिंग लगी हुई थी, वहां फिट होती है, एक रिंग ऊपर लग करके टैंक में फिट हो जाती है। ये इस तरह से ट्यूब लग करके और टैंक एक स्टैंड के ऊपर फिट हो जाता है, और पूरा सिस्टम छत पे इंस्टॉल होता है साउथ फेस की तरफ। आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा हैंड रेज करके बता सकते हैं? ऑप्शन है लेगा जी हैंड रेज का उनके पास? चलो, क्योंकि फिर हम आ गए वाटर पंप की तरफ। लोगों को समझ में आ रहा है सर? लगभग 50 55 60 लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी वालों को हो सकता है या तो हैंडरेज करना समझ में नहीं आ रहा है, या हैंडरेज करने का कारण समझ में नहीं आया होगा, या मेरी कहीं न कहीं कमी रह गई जिसमें मैं आपको पूरा नहीं समझा पा रहा हूँ। चलो 70 लोग हो गए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आपको पॉइंट नोट क्या करना है? एक चीज तो स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट के क्या नाम होते हैं वो आपको नोट करने हैं। जैसे आर्म, पोल, बेस प्लेट, फाउंडेशन के ऊपर लग करके ऐसे होता है, ये चीजें नोट करने की है। वाटर हीटर के अंदर जो स्टैंड लगता है उसका नाम ही स्टैंड है, कोई स्पेशल उसका नाम नहीं है, और वो भी छत पे माउंट होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा वाटर पंप कैसे लगता है। वाटर हीटर की मैंने बात पहले समझा दी, वाटर पंप की बात करते हैं। वाटर पंप, वाटर पंप मुख्य रूप से जमीन पे डायरेक्ट हॉल करके एक गहरा खड्डा खोद करके, गड्ढा करके, उसके अंदर सरियों सहित एक फाउंडेशन डाल करके, इसके साथ में एक पोल होता है, उस पोल के ऊपर सारा ये पूरी की पूरी ट्री बनती है। इसको कहते हैं हम ट्री। ये वाटर पंप की ट्री बनती है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्री कैसे बनती है। सबसे पहले यहाँ पे एक 2 बाई 2 से लेकर के और जमीन के अंदर गहरा 3 साढ़े 3 4 फीट तक का खड्डा खोदना होता है। नीचे से जाकर के भी उसको और चौड़ा करना होता है। ऊपर से हो सकता है वो 2 बाई 2 का लिया हमने, लेकिन नीचे जाकर के और उसको चौड़ा करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि वाटर पंप का फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना ही पंप नहीं, वो इस ट्री के नहीं उड़ने के चांसेस रहेंगे। तो हमें क्या करना है? और नीचे जाकर के यहाँ गहराई बढ़ानी है। इस तरह से ये पूरा का पूरा नीचे पूरा खड्डा करना। अब ये खड्डा हो गया, इस खड्डे के अंदर हमें पूरा सीमेंट, बजरी और मूंगिया अच्छी तरह से भरना है। इस खड्डे को अच्छी तरह से भरने के बाद में यहाँ पे नीचे 4 सरिये लगते हैं, 4 हॉल दिए जाते हैं।
इस तरह का एक, आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है स्ट्रक्चर अंदर, एक इसको कहते हैं हम पोल। इस पोल के अंदर एक बेस प्लेट होती है, इस बेस प्लेट के अंदर 4 हॉल होते हैं, पोल के नीचे बेस प्लेट लगती है, बेस प्लेट में 4 हॉल होते हैं, उस 4 में वो चारों सरिये नीचे जाएंगे, उस खड्डे के अंदर जाकर के सरिये मजबूत हो जाएंगे। मजबूत होने के बाद में ये पोल भी कुछ हद तक इस खड्डे के अंदर ही रहेगा और बाकी का हिस्सा इसके बाहर रहेगा। अब इस पोल के अंदर यहां से लेकर के ये राफ्टर और पर्लिन लगती है। राफ्टर, पर्लिंग और सपोर्ट पाइप, 3 तरह की चीजें लगती है। क्या क्या लगता है? एक लगता है राफ्टर, ये वर्ड आप लिख लो। राफ्टर किसको कहते हैं? राफ्टर हमेशा वो होता है जो लंबाई पे रहता है ऐसे, और पर्लिन होती है जो बीच में ऐसे आड़ी चलती है, इसको पर्लिन कहते हैं। राफ्टर, पर्लिन, 2 चीजें इसमें लगती है। राफ्टर हो गया और पर्लिन हो गई, PURLINE, पर्लिन। ये राफ्टर और पर्लिन 2 चीजें होती है। इसके ऊपर पैनल कसी जाती है। पैनल कसने के लिए यहां पे ये जो पोल है, इस पोल के ऊपर एक बड़ा सा पाइप लगता है। उस पाइप, वो बेस पाइप होता है, पूरा उसका भार है। वाटर पंप की बात कर रहा हूं मैं, आप समझना। उस ट्री के अंदर ऊपर लगने वाली पैनल 4, 6, 8, इस तरह से ट्री बनती है मैक्सिमम। पहले 10 पैनल की भी ट्री बनती थी जब हमारी 300-400 वाट की पैनल होती थी। अभी 4, 6, 8 पैनल की ट्री बनती है मुख्य रूप से। कस्टमाइज करके ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक पूरा पाइप लगता है। इस पाइप के ऊपर ऐसे ही राफ्टर लग जाते हैं। ये राफ्टर लग करके इसके ऊपर पर्लिन लगती है ऐसे। आप एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि राफ्टर किसको कहते हैं, पर्लिन किसको कहते हैं, बेस पाइप किसको कहते हैं। जैसे ये पोल है नीचे खड्डे का, मैंने आपको पूरा समझा दिया। इस पोल के ऊपर यहां पे तो सपोर्ट पाइप के लिए एक रिंग लगती है जिसके अंदर सपोर्ट पाइप कसे जाते हैं। बड़ा एक बेस पाइप लगता है ऐसे। इस बेस पाइप के ऊपर ये राफ्टर लगते हैं ऐसे। ये राफ्टर लगते हैं पूरे ऐसे, राफ्टर लगते हैं। और इन राफ्टर के ऊपर 2 पर्लिन लगेगी, तो एक पैनल के लिए 2 पर्लिन होनी चाहिए। एक पैनल के पीछे 2 पर्लिन लगती है। अब ये पैनल 1, 2, 3, 4 लगती है, तो अभी 2 पर्लिन लग गई। उस तरफ बेस प्लेट, बेस पाइप के उस तरफ और 2 पैनल लग गई, तो इनके 2 पर्लिन और लग गई, यानी कि 2 2 4 पर्लिन लग गई। यहाँ पे पर्लिन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है मोटाई के अनुसार और ट्री की साइज के अनुसार। तो इसको तो कहते हैं राफ्टर, राफ्टर इसको, ये बेस पाइप और तिरछी लगने वाली पर्लिन। अब पैनल को ऊपर ले जा करके हॉल, इसमें पैनल की डायमेंशन के हिसाब से हॉल किए होते हैं। कई बार हॉल नहीं मिलते हैं तो हॉल उस जगह पे भी किए जा सकते हैं। और उस हॉल के अंदर जे हुक या एक क्लिप आते हैं, क्लैंप आते हैं। दोनों में से कोई भी चीज, जे हुक ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और अभी एक नई चीज और आ गई है, नया क्लैंप और आ गया मार्केट में, जिसको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जल्दी उससे रूबरू करवाएंगे। और इसके ऊपर पैनल पूरी वो हो जाती है। अब जो ये पाइप है, पाइप के साथ में यहां जो रिंग लगती है, उस रिंग से एक सपोर्ट पाइप निकलते हैं जो इस पूरे ऊपर के स्ट्रक्चर को पकड़ के रखते हैं और वो इधर उधर घुमाने के काम आता है। वो मूवेबल होता है। ये मूवेबल आजकल या पिछले काफी समय से ऑटोमेटिक भी आ गए हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सक्सेसफुल कम है, लागत ज्यादा, सक्सेसफुल कम है। इसलिए इसको दिन में 2 बार, एक बार घुमाना होता है। शाम को जब सूर्यास्त के बाद में उसको घुमा करके सही दिशा में रख दो, सूर्य उदय होते उसके ऊपर सही किरणें पड़े, और दिन में 2-1 बजे के लगभग एक बार और घुमा दो। तो दिन में 2 बार उसको घुमाना होता है। वो घुमाने के बाद में इससे घूम सके, इसीलिए सपोर्ट पाइप और ये दी जाती है। अब इसका एंगल भी हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं, डिग्री भी किस हिसाब से करनी है। तो ये हो गया हमारा वाटर पंप। यहां से जो चीज निकलती है, इस जगह से जो कनेक्शन से जो वायर निकलते हैं, ये वायर कहां तक पहुंचते हैं, आगे कहां तक जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर समझा हमने। अब इसको इंस्टॉलेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। ये जो ट्री है, इन ट्री से जो चीज निकलती है, ये प्लस और माइनस के वायर निकलते हैं, ट्री से आए हैं। अब सपोज करो 2 ट्री है, तो 2 ट्री के केस में क्या होगा कि ये एक यहां से सीरीज और पैरेलल। एक बार पहले थोड़ा सा मैं आपको सीरीज और पैरेलल समझाता हूं किसको कहते हैं और स्ट्रिंग किसको कहते हैं। ये समझने के बाद आसानी रहेगी हमें आगे, क्योंकि इसका पूरा काम सीरीज, पैरेलल, स्ट्रिंग का ही है। और सीरीज पैरेलल में क्या होता है और स्ट्रिंग में क्या होता है, ये भी चीज हमें आज समझनी है।
ये पैनल है हमारी, इसका प्लस माइनस, और एक ये पैनल है, इसका माइनस प्लस करके ये ऐसे बन। अब यहां पे इस प्लस को इस माइनस से मिलाया जाता है अगले, और इसको ये सीरीज बन रही है। ये क्या बन रहा है? सीरीज बन रही है। और सीरीज में क्या होता है? सीरीज और उसका करंट और वीओसी दो चीज चलती है। तो यहां पे करंट सेम रह रहा है, वीओसी बढ़ रही है। जब सीरीज होती है तो वीओसी प्लस होती रहती है। एक पैनल की 50 वीओसी है तो दो सीरीज करते ही उसकी 100 वीओसी होगी, तीन सीरीज करते ही उसकी 150 हो गई, चार सीरीज करते ही उसकी 200 हो गई। जैसा हमारा अगला सिस्टम यानी कि इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर या वीएफडी किस तरह की रेटिंग मांगती है, उसके हिसाब से ये सीरीज और पैरेलल करना होता है। अब यहाँ पे इन दोनों को मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया 50-50 वीओसी की, तो 100 वीओसी दोनों की हो गई, ये सीरीज हो गई। अब एक इसका माइनस और एक इसका प्लस निकल करके आगे चले जाएंगे। इसी तरह से एक सेट और मैंने यहां पे तैयार कर दिया, और अब इन दोनों के जोड़ करके जो आगे बढ़ा इनको पैरेलल कहते हैं। जब पैरेलल करते हैं तो करंट बढ़ता है, वीओसी वही रहती है, करंट बढ़ता रहता है। 13 एम्पियर के लगभग एक पैनल में करंट होता है, 550 की लगभग, अलग अलग कंपनी के ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हमने पैरेलल किया तो करंट बढ़ता रहेगा, वीओसी वही रहेगी, और अगर हमने सीरीज की तो करंट वही रहेगा, वीओसी बढ़ती रहेगी। ये हमें समझना है। अब इन इससे जो निकलने वाली ये है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। इनको प्लस दोनों को मिला करके यहां पे कनेक्टर लगते हैं, मेल फीमेल, 2 इन 1 आउट के, 3 इन 1 आउट के वो लगते हैं। यानी कि 3 तार अंदर डालो, एक तार बाहर निकालो, उसको 3 इन 1 आउट कहते हैं। दो तार अंदर डालो, एक तार बाहर निकालो, वो वहां पे स्ट्रिंग बन जाती है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा काफी हद तक कि ये स्ट्रिंग, सीरीज, पैरेलल क्या होता है। अब यहां से जो स्ट्रिंग निकली, इस स्ट्रक्चर के द्वारा जो स्ट्रिंग निकली, वो स्ट्रिंग सीधी चली गई, चाहे एक की जरूरत है चाहे दो की जरूरत है, कितने एचपी का पंप है, कितना रेटिंग का है, क्या वीएफडी की डिमांड है, उसके हिसाब से इसकी स्ट्रिंग और सीरीज बनती है। इतनी गहराई की जानकारी भी होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे अगले कोई सेशन में या इससे अपग्रेडेड सेशन लेके आएंगे, जिसमें हो सकता है आपको मौका मिले, अवसर मिले। यहां से वीएफडी लगी होती है। अक्सर वीएफडी को इस जो पोल होता है अपना, ये जो पोल होता है जिसके ऊपर पैनल लगती है, वीएफडी को उसी के नीचे लगाया जाता है, उसी के नीचे हैंग किया जाता है, ताकि वो सेफ भी रहेगी, साथ में उसकी जरूरत वहां रहने से डीसी वायर का लॉसेज कम होगा, डीसी करंट का लॉसेज भी कम होगा। अब यहां पे एक वीएफडी है, ये वीएफडी हमारी, इस वीएफडी के द्वारा, इस वीएफडी का काम है वोल्टेज को मेंटेन करके डीसी से एसी में कन्वर्ट करना। इसने यहां जो करंट लिया वो डीसी था, अब ये एसी आगे आउटपुट दे रहा है। 3 फेज के 3 तार निकलते हैं, जो सीधे केबल, यहां से केबल निकलती है जो बोरवेल में जाती है हमारी, और ये एक बाउंडेड केबल होती है, यानी कि कॉपर की केबल होती है, और ये केबल जाकर के पंप में जाकर के, मोटर में जाकर के, पंप में नहीं, माफ करना, मोटर में जाकर के, मोनोब्लॉक में जाकर के या ओपन वेल में जाकर के कनेक्ट हो जाती है। इसी तरह से आटा चक्की भी चलाई जा सकती है। आटा चक्की या कोई भी और कंप्रेसर मशीन जो होती है वो भी चलाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि वाटर पंप ही चलाया जाए, इस तरह से सिस्टम यही होता है। ये वाटर पंप का ज्यादातर रोल खेतों में होता है, इसके लिए इसको ग्राउंड में ही लगाया जाता है। ये ऊपर छत पे भी लग सकता है। उसका फायदा और नुकसान दोनों है। फायदा क्या है कि छत पे सेफ्टी ज्यादा है, लेकिन नुकसान क्या है कि उसको हम घुमा नहीं सकते हैं। घुमा नहीं सकने से क्या होगा कि इसकी वीओसी वेरिएबल होती है, तो भी काफी हद तक हमें पानी जो मिलता है, तो ये पानी जो मिल रहा है वो सूर्य उदय से काफी टाइम के बाद में मिलना शुरू होगा, और सूर्य से काफी समय पहले मिलना बंद हो जाएगा। इसके लिए इसको घुमाने का सिस्टम, और खेतों में, क्योंकि वाटर पंप की जरूरत खेतों में होती है, इस तरह से ये बना है। आगे चलते हैं, हम समझते हैं अगला सिस्टम आने वाला है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? काफी हद तक समझ में आ रहा है आपको ये चीज? चलिए, जिसको समझ में नहीं आया है तो अगला सेशन और शुरू हो रहा है 1 जनवरी से, आराम से आ सकते हैं। मात्र, चलो, मात्र आगे की भाषा है वो, आपको अपने वरिष्ठ साथी से पूछ लेना मात्र क्या चार्ज है। अब हम बात करते हैं रूफटॉप सोलर सिस्टम। रूफटॉप नाम से ही पता चलता है कि रूफ का मतलब छत, छत पे लगने वाले सोलर सिस्टम, और मुख्य रूप से ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड जो है वो छत पे लगाए जाते हैं।
घर पे लगाए जाते हैं, फैक्ट्री पे लगा सकते हैं, हॉस्पिटल पे लगा सकते हैं, स्कूल में लगा सकते हैं, जहां पे भी जो छत अवेलेबल है उस टीन की छत रूफ के ऊपर लगने वाले सिस्टम को हम रूफ टॉप कहते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेडिंग का लगा। अब ये रूफ टॉप सिस्टम कैसे लगते हैं? रूफ टॉप सिस्टम के अंदर सबसे पहले अगर हम पैनल की बात करते हैं, कोई भी सोलर सिस्टम जो लगता है उसमें सबसे पहले कनेक्शन जो शुरू होता है वो पैनल से होता है। तो सबसे पहले इसमें इसके लगाने का स्टैंडर्ड जो है वही डिग्री रखनी है, लेकिन अप्रूव्ड स्टैंडर्ड जो है वो 2.5 फीट से शुरू होना है। अब कस्टमर की जरूरत के हिसाब से हमें हाइट बढ़ानी पड़ रही है आजकल के समय में, और थोड़ा यूजफुल बढ़ाने के लिए, या हमारा कोई कंपटीटर दूसरा बढ़ा रहा तो हमें बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन स्टैंडर्ड हाइट होती है इसकी वो बल्कि 1.5 फीट होती है, लेकिन हम 2.5 फीट से भी माने, 2.5 फीट से लेकर के उसको डिग्री के हिसाब से लगभग लगभग यहाँ पे 20 इंची की हाइट बढ़ती है। अगला जो हमने अगर 2.5 फीट से लिया यानी कि 2.5 फीट में हो गई हमारी 30 इंच। अगला जो पीछे का लेग होगा वो होगा 50 इंच का। उसके बाद में वापस 50 का है तो दूसरा 70 का। इस तरह से 20-21 डिग्री को मेंटेन करने के लिए 50 इंची के लेग में फर्क होता है आगे के और पीछे के। तो ये 2.5 फीट की लेंथ होती है, लेकिन कस्टमाइज की जा सकती है, जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट लेवल तक। उससे उम्मीद ऊपर करने पे इसकी जो विंड कैपेसिटी होती है यानी कि आंधी तूफान के अंदर होती है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर आंधी आई है तो ये झेल सकता है, सहन कर सकता है, अगर ये पैरामीटर में सही लगा है। एक स्टैंडर्ड है, 180 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाइट जितनी कम होगी और हाइट जितनी बढ़ रही है ये 160 वाला दायरा नीचे आता रहेगा, 140, 150, 100 तक आता रहेगा। ये साइंटिफिक फैक्ट बात है, लेकिन लोग न तो इसको समझा पा रहे हैं कस्टमर को, न कस्टमर भी कई जगह पे समझना चाहता है। उसके कारण हाइट बढ़ानी पड़ रही है, जगह मुझे काम में लेनी है, कई जगह पे जगह काम लेना हमारी मजबूरी भी बन जाती है, और उधर लगाना चाहते हैं लेकिन जगह के कारण या हाइट के कारण नहीं लगे, उसके लिए जरूरी भी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि सिस्टम में सबसे पहले वही चीज है, सबसे पहले इसमें लैग लगते हैं जिसकी हाइट 20 इंची का गैप होकर के लगते हैं मुख्य रूप से। इस लैग के ऊपर एक राफ्टर आता है, इसको राफ्टर कहते हैं। लैग टू लैग, आगे से पीछे के लैग को कनेक्ट करने वाला राफ्टर हो गया। अब इस राफ्टर के ऊपर 4 लैग लगा दिए हमने, 4 लैग लगाने के बाद में 2 लैग आगे 2 लैग पीछे लग गए एग्जाम्पल के तौर पे। तो इन दोनों लैग को जो कवर करेगा, कनेक्ट करेगा, वो होगा राफ्टर। अब इस राफ्टर के ऊपर आड़ी लगेगी, वो होगी पर्लिन। अब उस पर्लिन के ऊपर जे हो गया क्लैंप के माध्यम से पैनल कसी जाती है, ये इसका होता है। अब यहाँ पे इसके नीचे बेस प्लेट लगी होती है और उसके बाद में इसका फाउंडेशन का करना होता है। जितना बेस प्लेट और फाउंडेशन मजबूत होगा उतना ही विंड कैपेसिटी सहन करने के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी हमारे स्ट्रक्चर की। यहाँ ये होने के बाद में ये स्ट्रक्चर बन गया जैसा कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर बनने के बाद में इस तरह से ये पैनल लग गई, ये हमारी पर्लिन हो गई और ये हमारे राफ्टर हो गए। ये 3 पर्लिन लगी, 4 पर्लिन लगी तो 2-2 पैनल, एक पैनल के पीछे 2 पर्लिन लगती है। ऐसे संख्या चाहे कितनी बढ़ सकती है, लेकिन ऐसे लंबाई आप जितनी पर्लिन की बढ़ाना चाहो उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी देख करके, जगह देख करके। यहाँ उसके बाद में ये राफ्टर और ये लैग हो गए, बेस प्लेट हो गई। अब इसमें केबल टाई का भी यूज होता है। केबल टाई होती है जो केबल को टाई करती, बांधती उसको। यहाँ पे हमें अगला सिस्टम जो हमारे घर में जाने वाला है वो किस रेटिंग का है, इन्वर्टर की रेटिंग के हिसाब से सीरीज, पैरेलल और स्ट्रिंग बनाई जाती है। क्या किया जाता है? सीरीज, पैरेलल या स्ट्रिंग बनाई जाती है। अब यहां अपन मान लेते हैं कि यहां से सीरीज पैरेलल होकर के ये वायर निकले, ये वायर सीधे हमारे आते हैं डीसी डीबी में, जो होता है डीसी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहां से मल्टीपल स्ट्रिंग आ सकती है, मल्टीपल स्ट्रिंग बन के आ सकती है। 3-3 पैनल स्ट्रिंग बनी सीरीज की, फिर 2-2 करके पैरेलल हो गई। पैरेलल होने के बाद में करंट और वीओसी के हिसाब से आगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारा जो डीसी वाला है उसके अंदर कनेक्शन आता है। यहां कनेक्शन आता है तो बीच में एक एमसी फॉर कनेक्टर का रोल हो जाता है। एमसी फॉर कनेक्टर यहां बीच में लगते हैं, एमसी फॉर कनेक्टर लगते हैं डीसीडीबी से लेकर के पैनल के बीच में, जो कनेक्ट करते हैं मेल फीमेल, वो 3 इन 1 आउट, 2 इन 1 आउट के हिसाब से लगते रहते हैं। इसके बाद में
इसके बाद में आगे अगर हमारा 3 तरह का इन्वर्टर हम बात करते हैं, इन्वर्टर हो सकता है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? ऑन ग्रिड का, ऑफ ग्रिड का और तीसरा हाइब्रिड। क्योंकि वीएफडी की बात हमने वीएफडी के टाइम कर ली, सोलर वाटर हीटर की बात हमने उस टाइम कर ली, और सोलर चार्जिंग कंट्रोलर की बात हमने डीसी सिस्टम के टाइम कर ली। अब हम 3 ही हमारे पास में इक्विपमेंट है जो इन्वर्टर के रूप में है। इन्वर्टर की कैटेगरी 3 है, लेकिन यहां पे इस इन्वर्टर को किस तरह से कितनी वीओसी चाहिए उसके हिसाब से पैरेलल, सीरीज होकर के स्ट्रिंग निकल के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आती है डीसीडीबी में। डीसीडीबी का काम होता है, यहां कोई भी फॉल्ट अगर होता है इस डीसी साइड की तरफ, तो उसको वहीं प्रोटेक्ट करते हैं। एसपीडी लगती है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, और एमसीबी लगती है जिसकी स्पेलिंग में उसका अर्थ थोड़ा सा लंबा है, तो आपको एमसीबी समझना है, माइनर मिनी सर्किट ब्रेकर। मिनी इस तरह से एमसीबी, अभी एमसीबी फ्यूज और एसपीडी लग करके इसको प्रोटेक्ट करती है कि एक लेवल तक का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो डीसीडीबी वहां कंट्रोल कर लेती है। इसलिए डीसीडीबी की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। ये इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर के अंदर यहाँ पे नीचे किसी के पीछे, किसी के दाएं, किसी के बाएं, कौन सी कैटेगरी का, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर, उसके हिसाब से इनपुट दिए होते हैं। यहाँ डीसी इनपुट दे दिया, डीसी इनपुट से इसके अंदर चला गया, और इसका अपना एक डेटा शीट होता है। इन्वर्टर का अपना एक डेटा शीट होता है, इसने खुद ने लिख के दिए होते हैं कि मुझे ये प्रोटेक्शन चाहिए डीसीडीबी से। अगर वो प्रोटेक्शन इन्वर्टर की डेटा शीट के अनुसार नहीं दिया गया, यानी कि हमारा डीसीडीबी उसके अनुसार तैयार नहीं हुआ, या हमने अर्थिंग उस हिसाब से नहीं की, हमने वायर के गेज उस हिसाब से नहीं लिए, तो इन्वर्टर की गारंटी कोई कंपनी नहीं देती है, वारंटी भी कोई कंपनी नहीं देती। वो जब भी इन्वर्टर को चेक करते हैं, सीधा पहले डीसीडीबी, दूसरी चीजें चेक करते हैं, वहां पे फॉल्ट मिलने पे एकदम से हाथ खड़े कर देते हैं। और सनसिटी सोलर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम हाथ खड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीसीडीबी भी हमारा, एसीडीबी भी हमारा, वायर भी हमारा, लगाने वाले भी हमारे, लगवाने वाले भी हमारे, और लगने के बाद तो शोरग्राही भी हमारा। तो हम इस तरह से इस दुनिया में सबसे अलग अपनी पहचान रखते हैं। ये इन्वर्टर के अंदर डीसी करंट आया, इसने अपना काम किया, जैसा हमने समझा वैसा करके इसने एसी आउटपुट दे दिया, और एसी आउटपुट देने के बाद में ऑफ ग्रिड का है तो घर की आगे सप्लाई हो गई, और ऑन ग्रिड का है तो एसीडीबी के अंदर चला गया। यहां पे एसीडीबी लगी होती है जो एसी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। ये क्यों लगा हुआ होता है, और ये ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे एसी करंट जो आ रहा है डिस्कॉम से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये यहां से निकलने वाले का प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन वहां से जो आ रहा है ना उसका प्रोटेक्शन है। यहां से तो इन्वर्टर से निकलने वाला भी कभी कभार ऊपर नीचे वोल्टेज होता है, तो आगे घर की लाइट भी खराब नहीं, उसके लिए भी ये प्रोटेक्शन दोनों तरफ से करता है। अब यहाँ पे डीसीडीबी एचडीबी के अंदर गया एसी करंट, और आगे इससे आउटपुट घर के अप्लायंसेज, डिस्कॉम, नेट मीटर, सोलर मीटर में, या फिर बैटरी में जहां देना चाहते हैं वहां पे इसका आउटपुट और इनपुट होकर के ये इस तरह से प्रोसेस पूरा चलता है। ये होता है हमारा रूफटॉप का। आज हमने सारे सोलर सिस्टम समझने के प्रयास किया कि रूफटॉप सोलर सिस्टम क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, सीरीज क्या होती है। एक बार से वापस मैं आपको, वीरेंद्र जी आप यही हो क्या? स्ट्रिंग में क्या बढ़ता है, सीरीज में क्या बढ़ता है? सॉरी, सीरीज में वोल्टेज बढ़ेंगे, बिल्कुल वीओसी बढ़ेगी, और पैरेलल में करंट बढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। टेक्नीशियन का सपोर्ट लेना जरूरी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, मुख्य रूप से हमें जो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो हमारा बेस प्लेट, ये बेस प्लेट होती है जो लेग के नीचे लगती है। दूसरा लेग, तीसरा राफ्टर। मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर रहा हूं आपके। चौथा पर्लिन। ये हो गए मुख्य रूप से प्रोडक्शन, और एक फाउंडेशन तो हो ही गया। फाउंडेशन का मतलब उसके नीचे हमें जैक कितना लगाना है, फाउंडेशन जो नींव जिसको कहते हैं। ये तो हमने फाउंडेशन तो हमारे घर में जब भी बनाते हैं घर, तो अभी फाउंडेशन मजबूत करते हैं। ये हो गया पूरे के पूरे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के नाम, मुख्य नाम। अब कुछ नाम और है, ये नाम एक बार नोट करो। ये हो गए हमारे, किसी भी प्रकार का हम इंस्टॉलेशन करते हैं इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा नाम,
इसके अलावा कुछ चीजें जो हमें याद रखनी, जिसको क्या कहते हैं, इसके अलावा एक हमारी केबल टाई। केबल टाई, केबल टाई अभी हमने जैसे जीआई की और एसएस की यूज करने लग गए, तो ये प्लास्टिक की भी आती है जो केबल को टाई करने के लिए काम आती है। दूसरा एमसी फॉर कनेक्टर, ये डीसी सेक्शन में लगता है। एसी वायर, डीसी वायर, ये तो हो ही गए। एसी वायर, डीसी वायर, मुख्य रूप से ये चीजें लगती है। एसीडीबी डीसीडीबी तो बड़ा पार्ट हो गया, ये तो पूरा बीओएम है सोलर का। ये छोटी छोटी चीजें जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, केबल टाई, एमसी फॉर कनेक्टर हो गया, टैप रोल हो गया, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। जे हुक, वेरी गुड, ये होता है ना डायमंड का फर्क। जे हुक या यहाँ पे क्लैंप, ये लगते हैं। जे हुक हो गया, क्लैंप हो गया, पैनल को पर्लिन के साथ टाइट करने में। पैनल हमेशा पर्लिन के साथ जुड़ी रहती है। पर्लिन हमेशा राफ्टर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। राफ्टर लेग के साथ, लेग बेस प्लेट के साथ, और बेस प्लेट जमीन या छत के साथ फास्टनर के द्वारा, ये इसका रहता है। अब वेल्डिंग वाला स्ट्रक्चर अभी तक हमने या जो भी कंपनी लगा रही हो, थोड़ा सा कम रिलायबल होता है नट बोल्ट की बजाय। नट बोल्ट भी टाइट होना चाहिए, आपको चेक करने होते हैं हमेशा। वेल्डिंग वाला क्यों होता है? क्योंकि ये जो पर्लिन जो टिकी हुई होती है, ये छोटे छोटे वेल्डिंग के छटकों पे टिकी हुई होती है। फाउंडेशन अपना बहुत मजबूत है, राफ्टर अपने बहुत मजबूत है, लेग अपने बहुत मजबूत है, लेकिन पर्लिन को लेग राफ्टर को जोड़ने वाला अगर वेल्डर या वेल्डिंग का छटका खुल गया, नट बोल्ट से ही हो तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। हमने हाल ही में इसको नट बोल्ट पे शुरू कर दिया। तो आपने ये चीज समझी होगी अच्छे तरह से। अब एक बार मैं आपको वापस से स्ट्रिंग, सीरीज और पैरेलल, ये चीजें समझा देता हूं। ये आप एक समझना, एक पैनल है, ये दूसरी पैनल, ऐसे आप मल्टीपल कितनी भी पैनल कर सकते हैं। इसका माइनस, ये प्लस, माइनस, ये प्लस। अब इस प्लस को यहां माइनस पे जोड़ा, ये बन गई हमारी सीरीज। यहां पे एक पैनल की वीओसी 50 के लगभग होती है, 550 वाले की, और करंट होता है 13 एम्पियर के लगभग। ये 13 एम्पियर के लगभग उसका करंट होता है। यहां इस केस में क्या होता है, ये क्यों करना पड़ता है कि आगे जो हमारा डीसी से एसी कन्वर्टर है, इन्वर्टर है, चाहे वीएफडी है, चाहे सोलर चार्ज कंट्रोलर है, उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से इसको करना पड़ता है। ये वीओसी बढ़ रही है यहां पे, जब ये प्लस से माइनस किया हमने तो ये वीओसी बढ़ गई। ऐसे आप अगली पैनल पे जाओगे तो यहां भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जोड़ते रहो इसको, ये जुड़ता रहेगा, वीओसी बढ़ती रहेगी, करंट 13 एम्पियर ही रहेगा। वीओसी बढ़ती बढ़ती, भले ही आप 1000 कर लो, 20 पैनल को जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगी। अब इस तरह से एक स्लॉट ये है, ऐसा का ऐसा एक और कर दिया हमने यहां पे, जिसकी वीओसी भी 100 हो गई, इसकी भी 100 और इसकी भी 100। अब इन दोनों की तो इसको पैरेलल करते हैं। पैरेलल जब करते हैं, यानी कि इसका प्लस माइनस इसके प्लस माइनस के साथ में, इसका सॉरी माइनस इसके प्लस के साथ में अटैच हो जाता है, इसका माइनस इसके प्लस के साथ में अटैच होते ही एक स्ट्रिंग बन गई, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग बन गई, जिसकी इसकी वीओसी 100 थी, इसकी भी 100 थी, तो वीओसी 100 ही रही अब, लेकिन करंट डबल हो गया, 26 हो गया करंट। करंट हो गया यहाँ पे 26 एम्पियर, स्ट्रिंग बन गई एक। इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वीओसी में क्या बढ़ता है, वीओसी कब बढ़ती है, सीरीज करने पे या पैरेलल करने पे, ये हमें ध्यान रखना है। एक बार सीरीज और पैरेलल की स्ट्रिंग स्पेलिंग नोट कर लो। हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हो सकता है कि हमारे को इंग्लिश में भी मिल जाए। सीरीज आपको हमेशा से पता है, वही स्पेलिंग इसकी सीरीज की। वीरेंद्र जी सही करना, कोई दिक्कत हो तो। RI खाली सीरीज, ऐसी होगा ना भाई, सीरीज, ये हो गई सीरीज। सीरीज के अंदर हमेशा वीओसी बढ़ती है, एक नोट नोट कर लो, वोल्ट बढ़ते हैं सीरीज में। दूसरा आ गया हमारा पैरेलल, पैरेलल
पैरेलल। करेक्ट क्या करना भैया? PARALL, पैरेलल। ये पैरेलल हो गया। और तीसरा हो गया हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि पूरा तार का गुच्छा जो जा रहा है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। और जब पैरेलल करेंगे तो करंट बढ़ेगा, सीरीज करेंगे तो वीओसी बढ़ेगी। ये हमें ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में। आप कभी भी देख सकते हैं, वहां जाओगे तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा कि आपको खुद को कनेक्शन ला करके ये वीओसी पैरेलल वगैरह देखना चाहिए, ताकि समझ में भी आ जाए। कितने साथी है जो ये प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं? कितने साथियों ने ठान लिया है कि हमें ये स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन प्रैक्टिकली देखना है, कैसे वीओसी, कैसे सीरीज, कैसे पैरेलल होता है, इन चीजों को देखना है? कितने लोग चाहते हैं इस चीज? चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब तो हम कल से ही मेरे हिसाब से लग रहा है कि इंस्टॉलेशन और सर्विस टीम को बहुत ही अलग लेवल पे काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद से भी ज्यादा, जब हम किसी चीज का वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो उसको निभाना उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जितना वादा करते हैं। तो ये ध्यान रखना, जल्दी कोशिश करो कि ये वादा अपना निभाओ। अब हम बात करते हैं ग्राउंड माउंटिंग सोलर सिस्टम, जो बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं। बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जैसा हमने रूफ टॉप में समझा, वैसा ही कुछ प्रोसेस होता है, कोई उसमें ज्यादा अलग नहीं होता है। अब आपने देखा होगा कि इस सोलर सिस्टम के, रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लगाने के और इंस्टॉल करने के पीछे ज्यादा इफेक्टिवनेस कौन सा होता है? चाहे रूफ टॉप भी लग रहा है और ग्राउंड माउंटिंग तो ऐसे ही लगता है, उसके पीछे कहानी। आपने देखा होगा कि ग्राउंड माउंटिंग हमेशा ऐसे लगते हैं, ये इसके बीच में गैप होता है, एक ट्री पहले लगी, यानी कि एक एक पैनल लगी, उसके बाद में दूसरी पैनल शुरू होती है। ये सबसे अच्छा तरीका है। इसकी हाइट बहुत कम मिलेगी। और अभी हमने भी कोशिश की है कि अलग अलग तरीके से टेबल बन करके ही लगे। ये टेबल बन के लग रहा है। ये टेबल क्यों बनानी है? क्योंकि वॉशिंग आसान और स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है इसकी। जब एक पैनल के 4 पाए लग जाते हैं तो पैनल का स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है। और इसी तरह से आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको ग्राउंड माउंटिंग भी लिखे हुए मिलेंगे, सॉरी, लगे हुए दिखेंगे। अब हम समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। वैसे हमने इसके प्रोसेस के बारे में चर्चा की थी एक दिन, लेकिन एक बार थोड़ी सी उस चर्चा को और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले इसमें जमीन को समतल किया जाता है, कुछ लेवल तक समतल किया जाता है। समतल करने के बाद में ट्रैक्टर द्वारा या जिस भी संसाधन से उसको समतल करके उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जड़ी बूटी वगैरह ऐसी कोई हो तो उसको काट करके समतल किया जाता है। हालांकि ये बहुत ही गलत चीज है, लेकिन कई बार कोई ज्यादा अच्छी चीज के लिए कुछ चीजें वो मिस्टेक होती है। समतल के बाद में इसका मेजरमेंट होता है, एक ड्राइंग बनती है, इसकी डिजाइन बनती है पूरी। डिजाइन बनने के बाद में उस डिजाइन के अकॉर्डिंग इसमें पाइलिंग होती है। पाइलिंग किसको कहते हैं? पाइलिंग का मतलब कि इसके अंदर जैसा हमने वाटर पंप में एक खड्डा खोद करके किया था, वैसे ही इसके अंदर छोटे रूप में खड्डे करके एक पाइप लगा करके, पोल लगा करके उसके और आगे और पीछे दोनों तरफ के लैग तैयार किए जाते हैं। ये लैग तैयार होने के बाद में इसकी पूरी की पूरी सीरीज और पैरेलल के द्वारा स्ट्रिंग बनती है। सीरीज और पैरेलल जैसा जरूरत है उसके हिसाब से इसकी स्ट्रिंग बनती है। ये स्ट्रिंग यहां से बन के सीधी डीसी करंट जो है वो इन्वर्टर के अंदर जाता है। इनके अंदर मल्टीपल इन्वर्टर लगते हैं। इनके अंदर मल्टीपल इन्वर्टर लगते हैं। 100 किलोवाट के, जैसे 1 मेगावाट का सिस्टम है तो 100 किलोवाट का इन्वर्टर किसी कंपनी का है तो 10 लगते हैं इसके अंदर। वो इन्वर्टर फिर सीरीज में होते रहते हैं। उन इन्वर्टर को सीरीज में किया जाता है, जैसे पैनल को करते हैं वैसे ही इन्वर्टर को सीरीज में करते हैं। बड़ा एक रूम टाइप बना करके उसके अंदर सारे इन्वर्टर लगाए जाते हैं। और कोशिश की जाती है कि ये इन्वर्टर जितने नजदीक लगे इस प्लांट के, इस पैनल के, उतने ही अच्छे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा दूरी होने के कारण में इन्वर्टर के 2-3 सेक्शन बनाने पड़ते हैं अलग अलग। ये सेक्शन बन गए इन्वर्टर से, फिर एसी करंट निकला।
अब ये एसी करंट निकलने के बाद में वही एसीडीबी डीसी चीजें लगती है इसमें, बड़े लेवल के प्रोटेक्शन इसमें भी लगते हैं। ये एसी करंट क्या करता है, एसी करंट को आगे कितना वोल्ट और कितनी थ्री फेज सिंगल फेज के हिसाब से एक बड़ी केबल के द्वारा, कोपल की बड़ी केबल जैसे होती है उसके अंदर उसके गेज बड़े होते हैं और वो बड़े गेज मिलकर के एक वहां पे ट्रांसफार्मर लगता है, मोटा बड़ा ट्रांसफार्मर लगता है। वो ट्रांसफार्मर उन सारी चीजों को लेकर के डिस्कॉम के लिए रवाना कर देता है। वो डिस्कॉम के पास जाती है और वहां पे एक लेन देन के वो मीटर सेम लग करके प्रोसेस तय हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये ग्राउंड माउंटिंग भी लगता है। जो आप में से कोई अगर शख्स ऐसा है प्रैक्टिकली करना चाहता है तो किसी किसी साथी को अपने साथ में लेके आए और उन साथी के साथ मिलकर के हम बड़ा ग्राउंड माउंटिंग सिस्टम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो ग्राउंड माउंटिंग सिस्टम लगा करके भी प्रैक्टिकल समझना चाहे तो समझ सकते हैं। इस तरह से आज हमने प्रयास किया कि ग्राउंड माउंटिंग समझते। अब आती बारी एक सिस्टम की जो हमने थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया, पहले समझना था, वो है हमारा टीन शेड के ऊपर कैसे लगती है। टीन शेड के ऊपर जो सोलर लगाया जाता है उसमें देखो सबसे चैलेंज और सबसे बड़ी सुविधा दोनों है। चैलेंज क्या है, सुविधा क्या है? चैलेंज है दिशा का, कि उसका डायरेक्शन टिन शेड हमारे हिसाब से नहीं लगता है, टिन शेड पहले से कस्टमर के हिसाब से लगाया जाए। कई जगह पे तो डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाता है, नहीं मिलता है तो भी जहां पे डायरेक्शन प्रॉपर मिल गया वहां पे तो टीन शेड के ऊपर जो धारी होती है, जो लाइन होती है, जो नाली होती है, उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां आती है जिसको कहते हैं क्लैंप भी कहते हैं उसको भी। वो क्लैंप लग करके उसके ऊपर माउंट हो जाता है। लेकिन अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो हमें उसकी दिशा भी बदल करके क्लैंप लगाना चाहिए। क्लैंप लग करके जरूर हो जाएगा मजबूत, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, लेकिन उसकी दिशा भी हमें बदलनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टिन शेड लगे हुए इस तरह से है, पूरे थोड़े थोड़े आपको अगर दिख रहे हैं, लेकिन पैनल पूरी इस तरह से लगी हुई है, पैनल इस तरह से लगी हुई है। यहाँ पे जैसे टिन शेड लगे हुए हैं वैसे ही पैनल कुछ लगी हुई दिख रही है। तो वो क्लैंप लग करके कई बार हम कहते हैं सर वहां पे तो कुछ लगेगा ही नहीं, स्ट्रक्चर तो लगेगा ही नहीं। स्ट्रक्चर नहीं, उससे ज्यादा एक्सपेंस आ सकता है, स्ट्रक्चर से ज्यादा एक्सपेंस टिन शेड पे आ सकता है, जरूरी नहीं वहां पे, क्योंकि हमने क्या हाइट लेनी है, कितनी उसकी उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, उसके हिसाब से इसको लगाया जाता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता है। तो ये कुछ आज हमने इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर के बारे में समझा। अब हम प्रयास करेंगे कि अब सारी चीजें हमारे पास में तैयार है, कि हमने सोलर का ज्ञान यानी कि पंच कल्याण सूत्र ले लिया। हमने पहले दिन से सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, फ्लो कैसे बनता है, प्रोडक्ट कौन कौन से मुख्य रूप से होते हैं, और पंच कल्याण सूत्र में ये ध्यान कर लिया कि क्या क्या चीजों का हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में हमने ये भी समझ लिया, कल के दिन में हमने शायद समझा था सर्वे कैसे करना होता है साइड का, और आज हमने ये समझ लिया स्ट्रक्चर भी कैसे होता है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है मुख्य रूप से। काफी जानकारी जो नहीं मिली होगी, काफी जानकारी जो पुरानी ताजा हो गई होगी, या काफी जानकारी जो पीछे छूट भी गई होगी। तो इस तरह से हमने काफी हद तक प्रयास करके ये जानकारी ले ली। अब क्या होना चाहिए, माल आज के समय में या कभी भी माल बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका और आपका शोरूम सही नहीं है और वो सभ्य नहीं है, शोभ्य नहीं है, तो कहीं न कहीं अच्छे माल होते हुए भी ग्राहक पूर्वग्रही हमसे नहीं लेता है। इसके लिए हमारा व्यक्तित्व का विकास होना बहुत जरूरी है। कल हम समझेंगे कि किन किन चीजों का हमें हमारे सत्य समाधान तक पहुंचने से पहले हमारे पास वेल अप टू डेट होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पंच कल्याण सूत्र हो गया, पंच कल्याण सूत्र में सोलर की सारी जानकारी आ गई, उसके आधार पर हम सर्वे आसान से भर सकते हैं, आसानी से भरना जान सकते हैं। लेकिन हमारा ड्रेस कोड, ये नहीं कह रहे हैं कि कोट पैंट ही पहन के जाओ, हम कभी ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस तरह से, लेकिन जो कपड़ा भगवान ने हमें दिया है, जिसके लायक हमें बनाया, उसको हम कैसे पहन रहे हैं। जो आंखें हमें भगवान ने दी है उससे हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। जो जुबान हमें भगवान ने दी है उससे हम कैसा बोल रहे हैं, और जो दिल हमें परमात्मा ने दिया है उससे हम कैसा क्या अगले को फील करवा रहे हैं। इन सारी चीजों से मिलकर के बनता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो कल हम प्रयास करेंगे कि मुख्य रूप से क्या क्या चीजें, क्या क्या जानकारी जो आपको आपके पास में होनी चाहिए, कौन सी पर्सनैलिटी जो डेवलप करके जाना हमारे सौर ग्रह के पास में, और उसके बाद में हम समझेंगे कि कैसे सप्त समाधान से हमारे सौर ग्रह के सामने
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ में सब समाधान को प्रस्तुत कैसे करेंगे और आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट भी कैसे दिया जाता है। इन सब सारी जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। शुभ संध्या। राम राम। नमस्कार।